मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज से एक नए सीरीज की शुरुआत हो रहा है। के तहत मैट्रिक परीक्षा के मद्देनज़र बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी हेतु गणित विषय की शुरुआत किया जा रहा है, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। और ये चैप्टर दो पार्ट में होंगे, जिसका पहला पार्ट अभी होगा और एक इसके बाद एक सेकेंड पार्ट होगा। तो बेसिकली रियल नंबर के बारे में जानकारी लेंगे, कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो इस सब्जेक्ट 10th क्लास में जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्या इस चैप्टर में दो प्रमेय पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और फिर आगे चल के आपको एक और आधारभूत जो गणित का थ्योरम होता है उसके बारे में पढ़ना है। वो थोड़ा सा बेसिक पढ़ लें। पहला है कि वास्तविक संख्या से पहले कुछ बेसिक है, जैसे संख्या क्या होता है और अंक क्या होता है। ओके, तो आप देखें, एक नंबर लाइन सिस्टम है जिसपे ए जीरो है और जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे वन है, टू है, थ्री है, फोर है। इसी तरह इधर भी माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है, और इधर जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी, और इधर जाएगा तो इन्फिनिटी तक। यानी एक नंबर सिस्टम है जहाँ जीरो है, जीरो बीच में रहेगा, और इधर पॉजिटिव संख्या होता है, इधर निगेटिव संख्या यानी धनात्मक संख्या, इधर ऋणात्मक संख्या होता है। तो देखिए, जीरो, वन, टू, थ्री, जीरो वन के बीच भी कई संख्याएं हो सकते हैं, जैसे 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है। उसी तरह वन और टू के बीच में भी कई संख्याएं होती हैं। यानी सभी संख्याएं इस नंबर लाइन सिस्टम पे ड्रॉ किया जाएगा, यानी इस पे उसको दर्शाया जा सकता है। इसी में कुछ संख्याएं होंगे जो सम संख्या होगा, कुछ विषम संख्या होगा, कुछ वास्तविक संख्या होगा, कुछ परिमेय संख्या, कुछ अपरिमेय संख्या होगा, कुछ अभाज्य संख्या होगा। उस सब के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, पहले संख्या संख्या क्या होता है, तो हिंदू अरबी प्रणाली में हमारे पास 9 डिजिट होते हैं, 9 अंक होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 अंक जो हैं, इसी से सभी संख्या बनता है। इसको बोलते हैं संख्या यानी नंबर, और इसको बोलते हैं अंक यानी न्यूमेरल। तो यानी अंक क्या होगा, तो किसी संख्या को निरूपित करने वाले अंकों के समूह, देखिएगा, अंकों के समूह को न्यूमेरल कहते हैं। यानी ये तो वन, टू, थ्री, फोर, ये अलग अलग है, तो ये नंबर है। जब एक ग्रुप हो जाएगा, मानिए ये दो का ग्रुप बना लिए यानी 12, मान लीजिए तीन का ग्रुप बना लिए 1, 2, 3, मान लीजिए चार का ग्रुप बना लिए 1, 2, 3, 4। तो जब एक ग्रुप हो जाता है तो ये कहलाता है संख्या, जिसे न्यूमेरल बोलते हैं, अंक बोलते हैं, जिसका न्यूमेरल कहा जाता है। तो संख्या हो गया 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक संख्या हुआ, और ये अंक हुआ। फिर देखें, अब वास्तविक संख्या, जो इस चैप्टर का नाम भी है, तो वास्तविक संख्या क्या है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्च वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय यानी इसको अगर ड्रॉ करेंगे, तो ये जीरो हुआ, तो 1, 2, 3, यानी ये सब संख्याएं हैं, इसके बीच कई संख्याएं हैं। ये संख्या आगे पढ़ेंगे कि ये सब पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या के बीच में कई संख्याएं होगा, जो परिमेय होगा और अपरिमेय होगा। यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। उसके बाद देखिए, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इसको ढंग से देखेंगे ताकि इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। एक संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। यानी कोई संख्या, मान लीजिए अगर ये संख्या 2 है, 2 को p/q के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए, ये व्यक्त होगा कि नहीं। अगर वो सभी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त हो जाते हैं, और जहां p और q एक पूर्णांक संख्या होता है, और q इक्वल मतलब जीरो के बराबर नहीं है, तो वो आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। तो देखिए, वास्तविक संख्या, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 16/17, 16/17 क्या है, ये है p, ये हुआ q।
P बराबर क्या है 16, P बराबर 16, Q बराबर 17 और Q क्या है, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स 17 डज नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी P Q पूर्णांक संख्या है और Q इक्वल जीरो के बराबर नहीं है, अतः एक परिमेय संख्या हुआ। उसी तरह कोई भी संख्या जैसे 5 है, जैसे 5 है तो 5 क्या है, 5 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, ई क्या हुआ P हो गया, ई क्या हुआ Q हो गया, यानी P बराबर 5 है, Q बराबर 1 है और 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये P बाई क्यू के फॉर्म में है, अतः ये परिमेय संख्या। अब देखिए कुछ परिमेय संख्या से संबंधित नोट है जिसको ध्यान में रखेंगे। सभी पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए सभी पूर्णांक, आगे देखेंगे पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, जितना भी पूर्णांक संख्या है सभी परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 या अदर -1 -2 या 0 ये सब होंगे। इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये P और Q है, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो है, अतः ये पूर्णांक आपका परिमेय संख्या होगा। तो सभी पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो संख्या है, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, इसके बीच कितना संख्या हो सकता है, बहुत हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.3335 हो सकता है, यानी अनंत संख्याएं हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, तो याद रखेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो संख्याओं के बीच कितने संख्याएं होते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होंगे। दो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन, यानी डेसिमल के बाद वो कहाँ तक जाएगा। एक होता है शांत, तो टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और दूसरा होता है अशांत आवर्ती जिसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग बोलेंगे। यानी जितने भी परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार, जब दशमलव P बाई क्यू के फॉर्म में है कोई संख्या और Q से डिवाइड करेंगे तो दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत प्रकृति का होगा। यानी शांत का मतलब हुआ कि दशमलव के कुछ डिजिट के बाद वो, उसके बाद कोई डिजिट नहीं होगा, यानी वो शांत हो जाएगा। और दूसरा अशांत होगा लेकिन वो आवृत्ति प्रकृति का होगा, यानी वो रिपीटिंग करेगा, रिपीट करेगा, जैसे 3.6666 यानी 6 रिपीट करेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.6 पे रेकरिंग, यानी अशांत है लेकिन ये रिकरिंग और रिपीटिंग टाइप का है। शून्य भी एक परिमेय संख्या होता है। देखिए शून्य कैसे परिमेय संख्या होगा, देखिए शून्य है, शून्य है तो कुछ नहीं है, उसके नीचे तो 1, ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया Q, P इज इक्वल टू जीरो, एक इंटीजर यानी पूर्णांक नंबर है, और Q बराबर 1, ये भी पूर्णांक संख्या है, और Q क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है परिमेय संख्या का डिफिनीशन। संख्या का डिफिनीशन क्या था कि वो P बाई क्यू के फॉर्म में हो, P और Q पूर्णांक संख्या हो और Q जीरो के बराबर नहीं हो। तो P बाई क्यू, P Q पूर्णांक संख्या, जीरो और 1 पूर्णांक संख्या है और Q डज नॉट इक्वल टू 1 है, यानी ये मेरा परिमेय संख्या। तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिखा हुआ रहेगा कि शून्य कौन सी संख्या है, ऑप्शन में दिया रहेगा परिमेय, अपरिमेय, सम संख्या, विषम संख्या, तो आपको टिक कर एक परिमेय संख्या। देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मानिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और ये पूछेगा कि ये कौन कौन सा संख्या है, ये दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये संख्या बताएं कि किस प्रकार का संख्या है। ये कौन सा संख्या दिख रहा है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक संख्या है या सम संख्या है। देखिए इसको पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, रूट अंडर 18 है, रूट अंडर 18 है तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 बटा 2 है, दो 9 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 के पावर 2 बटा 2, तो दो 9 है तो एक 9 बाहर निकल जाएगा तो 9 बचेगा, और नहीं 9/2 हुआ, तो 9/2 क्या हुआ, ये देखेंगे तो P बाई क्यू के फॉर्म में है और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी पी क्यू यानी 9 और 2 दोनों पूर्णांक संख्या है और दो जीरो के बराबर नहीं है, अतः एक परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। इसी तरह मानिए ऑप्शन में आपको 4 दिया हुआ है और आपसे पूछे कि इसमें बताइए कौन सा परिमेय संख्या है,
तो सॉल्व करेंगे पहले। पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 64 है, 36 है, तो ये 100 हो जाएगा। 100 होगा तो ये क्या होगा, √10 के पावर स्क्वायर, यानी बाहर निकलेगा तो 10 होगा। 10 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो 10 बचा। ई क्या है, को ऐड करेंगे तो 25 25 50, 50 को फिर कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं 25 × 2, और 25 का बाहर निकलेगा 5, लेकिन बच जाएगा अंदर 2, यानी 5/2 हुआ। यानी देखिए 5 अगर 2 हुआ, 5√2 हुआ, तो इसके नीचे कुछ नहीं था 1, यानी इसको मानेंगे P, इसको मानेंगे Q। तो P बराबर क्या है, 5√2, Q बराबर 1 है। Q बराबर 1 है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। 1 डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही है, लेकिन P क्या पूर्णांक संख्या है, तो देखेंगे पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि रूट में आ रहा है। ये पूर्णांक संख्या आपका नहीं है, इसलिए ये संख्या भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ये देखिए 49, 49 का करेंगे तो ये भी होगा 49 × 2, निकलेगा 7√2। ये भी पूर्णांक संख्या नहीं है, P पूर्णांक संख्या नहीं है, इसके कारण भी ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन पहला दे दिया गया, इसलिए अगर लास्ट में रहेगा तो सब चेक करेंगे। इसी तरह ये भी करेंगे तो ये भी क्या होगा, 36 × 2, ये बाहर निकलेगा 2 आएगा, यहाँ भी P पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। इसमें से पूछा गया परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या सिर्फ और सिर्फ कि 10 आ रहा है, और 10 एक परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक संख्या दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है। एक संख्या दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है। ये क्या है, 3 + √5, तो एक अपरिमेय संख्या है। और ये भी क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या। इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का नियम जो वही होता है, अगर क्या है 3 + √5, 3 - √5, या तो आप एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिए, या आपको फार्मूला अगर मालूम है कि a+b और *a-b बराबर होता है a² - b²। ये क्या है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है, √5 आदि होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर रूट, और ये कैंसिल होगा तो 5, यानी 4। ये 4 है। 4 क्या है, 4 यानी 4 नीचे कुछ नहीं था 1, यानी P/Q है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी परिमेय संख्या है। यानी दो अपरिमेय संख्या क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, जो कि एक परिमेय संख्या। ठीक, तो ऐसा ये सब कुछ एग्जाम्पल रहा जो परिमेय संख्या से। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि परिमेय संख्या बताइए, परिमेय संख्या कौन है। कैसे करेंगे, ये देखेंगे, ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, ये बाहर निकलेगा तो 5 निकल गया। ये क्या है, तो √5 ही रह जाएगा। ये क्या है, 1/√2 है, और ये करेंगे तो √3 + √3। अगर इसको एक कॉमन ले लेंगे तो √3, तो बचेगा 1 + 1, यानी जगह 2√3, यानी ये बाहर 5 निकला, यानी 5 क्या है, तो 5/1 होता है। ये P है, ये Q है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये परिमेय संख्या हुआ, बाकी अपरिमेय संख्या सब अपरिमेय। अगर क्वेश्चन में पूछे कि परिमेय संख्या कौन है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे और निकालेंगे। अब देखिए, अब अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या यानी उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, वैसे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अभी तक पढ़े कि परिमेय संख्या क्या है, P/Q के रूप में लिखा जा सके, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और P पूर्णांक संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या है कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो सकता है, √3, √11, √13 भी हो सकता है। लेकिन देखिए परिमेय वो सभी संख्याएं रूट अंडर में परिमेय होंगे। मान लीजिए √P एक अपरिमेय संख्या है, तो P क्या होना चाहिए, P होना चाहिए अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या होना चाहिए। अगर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या। जैसे अब देख लीजिए कि अगर √4 है, क्या एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या,
तो देखिए 4 क्या है, 4 आपका भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, जबकि अभाज्य संख्या के लिए क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या 1 और स्वयं से कटता है, इसलिए ये 4 नहीं होगा, यानी ये परिमेय संख्या है। ऐसे भी अगर इसको करते 2² √2 4 आता है, बाहर निकलता तो ये 2 आता है। 2 क्या है, 2/1 यानी p/q, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए एक परिमेय संख्या। अब देखिए अगर एक आता है पाई, एक पाई का वैल्यू एक 22/7 लिखा हुआ रहता है, एक पाई होता है 3.1415 समथिंग। तो जब पाई का वैल्यू हम 22/7 लेंगे तो ये होगा परिमेय संख्या। कैसे, तो ये p है, ये क्या है, q है, p बराबर 22, q बराबर 7, और q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी 7 डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये आपका परिमेय संख्या। जबकि अगर 3.1415 लेंगे तो ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये p हो गया, ये q हो गया। तो p बराबर क्या है, p बराबर 3.1415 है। ये क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, हमारा डिफिनेशन अप्लाई नहीं हुआ, ये आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसमें कुछ नोट है, देख लीजिए। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत या अशांत अनावृत्ति। परिमेय संख्या में क्या पढ़ा आपने, परिमेय संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है यानी दशमलव प्रसार होता है, वो या तो शांत होगा या अशांत होगा, लेकिन आवृत्ति प्रकृति का होगा, या रेकरिंग या रिपीटिंग होगा नंबर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अशांत होगा। एक तो अशांत हो गया तो अशांत, अशांत हो और अनावृत्ति हो, आवृत्ति नहीं, नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग बोलते। यदि ए, नेक्स्ट देखिए, यदि ए एक अपरिमेय संख्या है तो 1/a भी अपरिमेय संख्या। कोई मान लीजिए कि परिमेय अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3 क्या है, अभाज्य संख्या, रूट के अंदर अभाज्य संख्या तो अपरिमेय। अब इसका 1/√3 कर देंगे, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय। यानी कोई भी अपरिमेय संख्या का अगर मतलब हम उसको रिवर्स करते हैं, 1 में करते हैं तो अपरिमेय। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, इसमें आपका दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि अपरिमेय संख्या बताइए कि इसमें कौन है, फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये रेकरिंग है, रेकरिंग है 3 पे रेकरिंग है। अभी आपने क्या पढ़ा कि परिमेय संख्या क्या दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, अगर शांत मतलब 1.3 रहता था इसको शांत बोलते, क्योंकि इसके दशमलव के बाद एक डिजिट और एक डिजिट के बाद कुछ नहीं है, शांत हो गया। लेकिन अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो लेकिन रेकरिंग हो, शांत हो और आवृत्ति यानी रेकरिंग टाइप का होगा, अगर रेकरिंग है वो परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या। अब देखिए √16 है, √16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो निकलेगा 4। 4 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है तो मतलब एक होगा। p है, q है, q डज नॉट इक्वल टू 1 0 है, ये भी अपरिमेय नहीं, परिमेय होगा। अब देखिए 9/21, 9/21 क्या है, तो रूट अंडर को 3 स्क्वायर कर सकते हैं और इसको 3:7 कर सकते हैं, यानी ऊपर तो 3 नहीं बाहर आ जाएगा 3, लेकिन नीचे कुछ भी बाहर नहीं आएगा, नहीं तो 21 ही रह जाएगा, यानी ये आपका ऐसा ही रह गया। तो यानी इसमें क्या है, ए पी है, कुछ नहीं है तो क्यू है, जबकि क्यू √21 है और √21 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः ये परिमेय संख्या भी परिमेय संख्या। अब देखिए √5 है, √5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 × 5 नो रूट अंडर में चल जाएगा। रूट अंडर क्या करेंगे तो 5 है, तब 5 का स्क्वायर होगा, बाहर 5 निकलेगा। 5 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है, अतः ये परिमेय संख्या।
अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये कर लीजिए, P/Q बराबर 5। Q बराबर क्या है, कुछ नहीं, तो 1 1। अगर Q डज नॉट इक्वल टू 0 है तो अगर ये आपका परिमेय संख्या होगी। नहीं, इसमें पूछा था अपरिमेय संख्या कौन है, तो अपरिमेय संख्या ये है। अपरिमेय संख्या, सॉरी, देखिए ये क्या है, ये तो 5 है, ये आपका निकल गया, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये परिमेय संख्या का 5 क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि आपको अपरिमेय पूछा था, तो अपरिमेय तो यही हुआ कि P/Q है, ये Q पूर्णांक संख्या है नहीं, यानी ये आपका अपरिमेय। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि परिमेय बताइए, परिमेय बताइए। देखिए ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं है, बताइए कौन है जो अपरिमेय नहीं है। तो देखिए ये क्या है, ये तो क्लियर दिख रहा है कि अपरिमेय है, क्योंकि 2 प्लस रूट अंडर 3, कुछ नहीं नीचे है तो 1। ये क्या है, P है, ये क्या है, Q तो 1 है, डज नॉट इक्वल टू 0, ये ठीक है, लेकिन ए वाला संख्या पूर्णांक नहीं है, यानी 2 प्लस रूट अंडर 3 है, यानी पूर्णांक नहीं, यानी अपरिमेय, ये परिमेय नहीं हुआ, परिमेय नहीं हुआ, यानी ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ये देखिए ये भी उसी तरह है, ये P है, P एक आपका पूर्णांक नहीं है, तो ये भी अपरिमेय हो गया। ये देखिए ये क्या है, रूट अंडर 3 रूट अंडर 5, रूट अंडर 3 रूट अंडर 5, ये क्या है, ये P है, ये Q है, और P बराबर रूट अंडर 3, Q बराबर रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 रूट अंडर 5, ये पूर्णांक संख्या है, ये परिमेय नहीं, ये अपरिमेय है। 3 अपरिमेय निकला तो चौथा ऑब्वियस है, जब ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो चौथा ऑब्वियस है कि वो अपरिमेय नहीं होगा। तब भी चेक कर लेते हैं, देखिए ये क्या है, रूट अंडर, तो ये 12 है, रूट अंडर, तो रूट अंडर 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कट करेंगे तो ये 4 आएगा, और 4 का बाहर ये 2 स्क्वायर होगा, स्क्वायर और रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाहर है। तो देखिए 1 कुछ नहीं है, तो 1 P है, एक Q है, P और Q 2 और 1 पूर्णांक संख्या है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 1 डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका परिमेय संख्या, ये आपका परिमेय है। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अपरिमेय नहीं है, ए अपरिमेय है, ए अपरिमेय है, ए अपरिमेय है, परिमेय, अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय से। देखिए तो अभी तक आपने पढ़ा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सिंपल आपको कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, परिमेय संख्या यही देखना है कि P/Q चेक कीजिए, P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होना, पूर्णांक संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इधर बढ़ते जाइए, और 0 से इधर जाएगी तो -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक चाहिए, यानी ये ऐसा, ये नहीं कि 1.2 रूट अंडर में, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी पूर्णांक संख्या होते हैं। P/Q पूर्णांक होना चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना नहीं चाहिए, नीचे वाला जो भी संख्या है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो वो परिमेय संख्या हो। अपरिमेय वैसे सभी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब देखिए कुछ और बेसिक है कि पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, जो इंटीजर, जो कई जगह आ रहा था कि P/Q परिमेय संख्या का डिफिनेशन था, P/Q क्या था, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, वही पूर्णांक संख्या है कि इंटीजर नंबर, जिसको कोई भी संख्या जिसमें कोई भिन्नात्मक मान न हो, कोई भी संख्या जिसमें भिन्नात्मक भाग न हो, उसे आप इंटीजर करते हैं और इसे आई से डिनोट करते हैं। देखिए इंटीजर नंबर, जो नंबर सिस्टम लाइन पे है 0, जो 1 2 इधर 3 और इधर जा इन्फिनिटी तक, इधर भी -1 -2 और ये -3, इधर जो जा रहे हैं इधर माइनस इन्फिनिटी तक, ये सभी संख्याएं जो है नंबर लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी पूर्णांक हैं, इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर। तो ये ध्यान रखिए, पूर्णांक संख्या क्या है, वो जिसमें भिन्नात्मक भाग ना हो, कोई भिन्न ना हो, नीचे बटा में ना हो, तभी आपका इंटीजर नंबर। देखिए सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, अब आगे आप देखेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होता है, तो सभी पूर्ण संख्याएं आपका जो है वो भिन्नात्मक पूर्णांक संख्या का। देखिए आप प्राकृतिक संख्या देख लीजिए, नेचुरल नंबर, गिनती के सभी संख्याओं को, गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं,
दैट मीन्स गिनती के जितनी भी संख्या है। गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? कई बार क्लास में गिनती के लिए बुलाया गया होगा कि काउंटिंग करो, जब लास्ट पीरियड रहता है। तो देखिए गिनती आप कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से, नहीं कि 0 से। तो 1 2 3 4 5, इधर से जाते बहुत जहाँ तक चले जाए, यानी 1 2 3 4 5 6, ये सब जो है वो गिनती की संख्याएं, और गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक। उसी तरह देखिए एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर। जब आप गिनती की संख्याओं में 0 से कर दें, तो गिनती की संख्या क्या था? 1 3 4 5 6 डॉट डॉट। अगर इसमें 0 से अगर हम शुरू कर दें, अगर हमको कोई काउंटिंग के लिए बोले और हम बोले 1 2 3 4 5, तो प्राकृतिक संख्या बोल रहे हैं। जब हम बोले 0 1 2 3 4, ये होल संख्या, आपका पूर्ण संख्या। इसमें भी नोट है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। कैसे? देखिए पूर्ण संख्या में क्या है? 0 1 2 3, यानी 0 रख देंगे तो क्या होगा? 1 2 3, ये क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या हो गया। ये सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या में है ही, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। अब देखिए सम संख्या और विषम संख्या, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 2n रूप की प्राकृतिक संख्या है। एक तो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या? 1 2 3 4 डॉट डॉट, और 2n रूप की, यानी 2n प्रकृति की सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए 2n है, तो जब 2n है तो n बराबर 1 डालेंगे, क्या होगा? 2 इंटू 1, जब n बराबर 2 डालेंगे क्या होगा? 2 इंटू 2 इजकल टू, जब n इजकल टू 3 डालेंगे 2, ऐसे करेंगे तो 8 आएगा आएगा। यानी सम संख्या क्या है? 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 14 18, ऐसे। यानी 2n की प्रकृति, यानी 2 से समथिंग मल्टीप्लाई होगा। n आपका क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा, यानी n क्या हो सकता है? 1 से लेके कुछ भी। 2n प्रकृति का, जितने भी संख्याएं होंगे सम संख्या। देखिए 2n के जगह आप 2x लिख सकते हैं, 2p लिख सकते हैं, 2q लिख सकते हैं, 2m लिख सकते हैं, यानी कुछ भी लिख सकते हैं, और ये सभी प्राकृतिक संख्या, यानी 2x 2p 2q 2m 2, सभी प्राकृत आपके इस फॉर्म का सभी संख्याएं क्या होगा? इसी तरह विषम संख्या देखिए, ऑड नंबर, कोई इवन नंबर इसको ऑड। 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 प्रकृति की प्राकृतिक संख्या। तो देखिए 2n प्लस 1, जब हम n बराबर 0 डाल दिए, n बराबर 0 डालेंगे तो क्या होगा? 0 प्लस 1 बराबर 1। n बराबर 1 डाल दिए, क्या हो जाएगा? 2 2 1 प्लस 1। n बराबर 2 डाल दिए, 2 इंटू 2 प्लस 1 5। अगर n इजकल टू 3 डाल दिए, 2 इज टू 3 प्लस 1 7, यानी 1 3 5 7 से ऐसे सब, ये सभी संख्या। और 3 4 डालेंगे तो 4 इज टू 9 9 के बाद आ जाए 5 11 13, ऐसे 2n प्लस 1 प्रकृति की जितनी भी संख्याएं होंगे सभी। अभी देखिए n के जगह कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है कि 2p प्लस 1 दे दिया जाए, ये हो सकता है कि 2x प्लस 1 दे दिया जाए, ये सभी आपका विषम संख्या। सिंपल आपको ऐसा दिया रहे तो n या x जो भी यहाँ वेरिएबल हो, 2x है तो x, p है तो p का 1 2 3 4 5 वैल्यू डालिए, एक सीरीज आएगा वो देख लीजिए कि क्या है सम है। अब जैसे ये दिया हुआ है, अगर हम ये 0 1 2 3 डालें तो 1 3 5 7 आया 9 है, ये आ गया तो आ गया पता कि यहाँ एक विषम संख्या है और एक सम। ठीक, देखिए एक अभाज्य संख्या है, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है उसमें अभाज्य संख्या, परिमेय अपरिमेय और अभाज्य संख्या के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे। देखिए अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्याएं, प्राइम नंबर, वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित, से अभाज्य संख्या। कोई भी संख्या मान लीजिए p है, या तो एक से विभाज्य होगा, एक से तो ऐसे सभी संख्या विभाज्य होंगे, एक से होगा, और या तो p से विभाज्य, यानी उसमें एक से भाग लग सकता है या p से भाग लगेगा, इसकी अन्यथा किसी से नहीं लगेगा आभास।
तो देखिए आभाज्य संख्या कौन हो सकते हैं। तो देखिए संख्याएं तो 1 से शुरू होता है, लेकिन 1 आभाज्य संख्या पहले देख लीजिए। आभाज्य संख्या कौन है, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 9 नहीं होंगे, 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। बहुत सारा अनंत संख्याएं होते हैं आभाज्य संख्या। तो देखिए कुछ नोट है वो देखिए, अभाज्य संख्याओं का 2 गुणनखंड होता है। ये हमेशा याद रखें, किसी भी अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होगा। कौन कौन सा होगा, एक तो 1 होगा और एक स्वयं का वो संख्या होगा जो रहेगा p। 13 है तो 13, 17 है, 19 है तो 19, और 27 है तो 9 है तो 29। यानी एक एक और एक स्वयं का 2 गुणनखंड होगा, हमेशा याद रखिएगा। ये आपका कभी कभी यूज होगा। अगर मान लीजिए किसी संख्या का 3 गुणनखंड आ गया, तो 3 गुणनखंड आ गया तो क्या बोलेंगे, वो अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 2 गुणनखंड है तो बोलेंगे वो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक। दूसरा देखिए, एक एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। वही हम यहाँ लिखना चाह रहे थे कि एक क्यों नहीं है अभाज्य। अर्थ एक से शुरू हो रहा है, एक को क्या है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है क्या, यानी एक है। एक है तो क्या, इसको डिवाइड कौन करेगा, एक करेगा। और दूसरा कोई संख्या है जो इसको डिवाइड करेगा, या तो एक से डिवाइड होगा, अपना स्वयं है। मानिए का कहिएगा कि अच्छा एक से डिवाइड हो गया स्वयं से, यानी स्वयं भी तो एक ही है, यानी इसका भी 2 गुणनखंड हुआ। नहीं, कैसे, अब एक भी यहाँ ही एक यहाँ भी, कैसे 2 गुणनखंड हुए, 2 अलग गुणनखंड तो है नहीं, दोनों तो सेम ही चीज़ है। एक यहाँ लिख दिए, यहाँ एक लिख, नहीं इसका एक ही गुणनखंड है। एक का क्या गुणनखंड है, एक से 2 गुणनखंड नहीं है, 2 डिफरेंट गुणनखंड, इसलिए हम बोलते हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 गुणनखंड ऑब्जेक्टिव में ही पूछते, एक अभाज्य संख्या की गुणनखंड कितने हो सकते हैं। ऑप्शन में रहेगा एक या 0, 1, 2, 3, 4, अनंत। बहुत लोग मार देंगे, सिर्फ 2 गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए अभाज्य संख्या अनंत है, अभाज्य संख्या अनंत है, काफ़ी आगे बढ़ते जाइएगा आपको अभाज्य संख्या मिलते जाएगी। 2 के बारे में देखिए, 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्याएं, मतलब अभाज्य संख्याएं 2 क्या है, सम सम संख्या है और एक अभाज्य भी है। और दूसरा कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो, 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य हो। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए 2 सम संख्या क्या है, 2, 4, 6, 8, ऐसे। तो 2 का किससे किससे भाग लग सकता है, एक से, यानी 2, 2 को एक बगैर, यानी 2 गुणनखंड हुआ। 4 के बारे में सोचिए, एक से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, यहाँ 3 गुणनखंड हो गया। यहाँ भी देखिए, एक से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, यहाँ 4 गुणनखंड हो गया। जबकि आपने अभाज्य संख्या के बारे में क्या पढ़ा, अभाज्य संख्या का हमेशा 2 गुणनखंड। तो यहाँ तो 2 गुणनखंड है, तो ये तो सही है कि अभाज्य संख्या है। यहाँ 3 गुणनखंड है, 4 गुणनखंड, आगे जाएंगे तो कई गुणनखंड आएगा, जिसके कारण ये दूसरा कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या। ये 2 एकमात्र अभाज्य। और चलिए इसके बाद देखिए कि आप अभाज्य यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है, एक तो प्राइम नंबर है यानी भाज्य, अभाज्य या रूढ़ संख्या, तो रूढ़ भी बोलते हैं, ध्यान रखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन रूढ़ भी लिख दिया। प्राइम नंबर, रूढ़ संख्या और आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, अभाज्य संख्या। यहाँ ध्यान रखिएगा 2 संख्याएं हैं, कोई भी 2 संख्याएं जिसका एचसीएफ अगर 1 आता है तो वो सभी संख्याएं आपका सहभाज्य होगा। जैसे देखिए 2, 3, 8, 9, 8, 15, 13, 27, ये आपका सभी का एचसीएफ 1 आएगा। आप एचसीएफ आगे बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो याद रखना है कि अभाज्य संख्या क्या है, वैसी कोई 2 संख्या है, यहाँ अभाज्य होने की जरूरत नहीं है, 2 संख्याएं कोई भी हो सकता है। देखिए 2, 3, 2 भी अभाज्य है, 3 है, यहाँ तो अभाज्य है, लेकिन यहाँ पे क्या 8 अभाज्य है नहीं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य नहीं था। और ये भी अभाज्य नहीं है, यानी इसमें कोई संख्या हो सकता है, अभाज्य होने की जरूरत नहीं है। यानी आपको को प्राइम संख्या होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन, कोई 2 संख्या लीजिए जिसका एचसीएफ अगर 1 आता है तो को प्राइम संख्या। देखिए एक क्वेश्चन है,
आपको इसमें पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया कि अभाज्य कौन सा है बताइए। तो कैसे आप बताएंगे कि अभाज्य है? तो आपको क्या बताया गया, अभाज्य के लिए आपको चेक करना है कि दो ऐसी संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 है। चेक करना है किसका किसका एचसीएफ 1 है। तो देखिए 14 और 35 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए एक तो बच्चा वाला आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, ऐसे निकालने का 14 5 4 1 2, यानी यहाँ पे 2 टाइम्स लगा दीजिए। 35 है 2 28 7 14, इसका एचसीएफ कौन है 7, इसका एचसीएफ क्या निकला 7। इसका करेंगे तो ऐसा ही 18 35, 18 दूना 36 नहीं होगा तो 18, 18 2 17, 18 17 में क्या करेंगे 17 से एक बचेगा 17, 17 से करेंगे कट जाएगा, यानी इसका एचसीएफ क्या आएगा 1। आपने क्या पढ़ा था, दो ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 आता है वही आपका अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर हो जाता है, यानी हमारा ए जो वैल्यू अभाज्य। अब आगे चेक नहीं करना है, लेकिन अगर बाय द वे यहाँ भी निकल जाता कि नहीं एचसीएफ कुछ समथिंग आ जाता तो चेक करना पड़ता आगे, तो ऐसे भी चेक करेंगे। ऐसे चेक कीजिए इसका 13 का 12 को में 13 और 52 का चेक कीजिए और 21 84 का चेक करें, तो आपका वो एचसीएफ एक नहीं आएगा, वो अलग आ जाएगा। यानी इस चारों दिए गए ऑप्शन में एक ही ऐसी संख्याओं का जोड़ा है जिसका एचसीएफ 1 आता है, अर्थात वो हमारा को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो देखिए एक ट्विन प्राइम संख्या होता है, इसमें देखिए दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो, ये ट्विन प्राइम संख्या। इसमें क्या होना है, अभाज्य होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ट्विन प्राइम में अभाज्य संख्या आपका होना चाहिए। दो वैसे अभाज्य संख्या जिसका अंतर यानी डिफरेंस, अगर दोनों में डिफरेंस की तो 2 आना चाहिए। देखिए 3 और 5 दो अभाज्य संख्या है, दोनों का डिफरेंस 2 है। 5 और 7 भी दोनों अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य है और 7 का डिफरेंस। 17 19 अभाज्य है, दोनों का डिफरेंस 2 है, यानी ये आपका ट्विन प्राइम नंबर हुआ। तो देखिए अभी तक क्या पढ़ा आपने, एक तो आपने पढ़ा कि अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर वैसे संख्याएं जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक तो एक से कटे या स्वयं से कटे, यानी दो गुणनखंड होने वाले सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्या के बाद आया को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होने का कंडीशन है कि आपका दो कोई भी संख्या हो जिसका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक आपका एक होना चाहिए, तो अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर हो, ये दो अभाज्य होना चाहिए, दो अभाज्य संख्या है जिसका डिफरेंस यानी अंतर आपका 2 के बराबर होना चाहिए, वो सभी संख्याएं आपका ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब देखिए एक तो आपने भाज्य अभाज्य संख्या पढ़ा, एक भाज्य भी होता होगा। देखिए भाज्य यानी कंपोजिट नंबर, इसी को यौगिक नंबर भी बोलते हैं, एक संख्या को भी यौगिक संख्या बोलते हैं। देखिए क्या है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक स्वयं तथा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात मतलब भाज्य में क्या था कि एक और स्वयं से, भाज्य में क्या हो गया, एक स्वयं या किसी भी अन्य संख्या से अगर वो विभाज्य हो जाता है तो हमारा भाज्य संख्या यौगिक संख्या कहलाता है। जैसे 4 6 8 18 20 30 यानी 1000, सब ये सब कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। देखिए एक के बारे में स्पेशल है इसलिए नोट ध्यान रखिए, एक न तो अभाज्य है और न ही यौगिक। यानी एक के बारे में ऐसा है कि एक, अभी पढ़े थे आप, एक क्या होगा, एक से कटेगा, एक से विभाज्य हो जाएगा और कोई अदर संख्या नहीं है। यानी अभाज्य होने के लिए क्या चाहिए था कि दो गुणनखंड का दो गुणनखंड होना चाहिए था। यहाँ पे तो एक ही गुणनखंड है तो ये नहीं सेटिस्फाई हुआ। भाज्य के लिए क्या चाहिए, मिनिमम 3 गुणनखंड, एक स्वयं कोई एक अन्य संख्या मिनिमम, तो 3 यहाँ भी एक ही है, यानी
एक न तो अभाज्य संख्या है, न ही यौगिक या भाज्य संख्या। ठीक, ध्यान रखेंगे। एक क्या है, तो एक नहीं अभाज्य संख्या है और नहीं भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या। अब देखिए, एक क्रमागत संख्या कंसेक्यूटिव नंबर है, संख्याओं की एक श्रृंखला जिसमें प्रत्येक संख्या उसके पहले संख्या से एक अधिक हो, मतलब पिछले संख्या से एक अधिक। जैसे मानिए 12, 11, 13, 14 डॉट डॉट। संख्या पिछले संख्या से क्या है, एक बड़ा है, +1 है। ये क्या है, ये भी +1 है। ये क्या है, ये भी +1 है। ये क्या है, +1 होने के लिए क्या चाहिए, अब 15 होना चाहिए। क्रमागत संख्या होता है कि वो ऐसी संख्या है जो एक अपने पिछले से अपने पिछले संख्या से एक अधिक हो, उसे क्रमागत संख्या। देखिए, इसके पहले आप, हाँ भी देखिए, समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या आपने पढ़ा। देखिए, एक तो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, बहुत सारे संख्याओं के बारे में। ये जीरो है, देखिए ये जीरो है। इधर जाएंगे तो इन्फिनिटी तक संख्या होगा, इधर जाएंगे तो -इन्फिनिटी तक संख्या। ये जीरो है, यानी इधर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4। इधर जाएंगे तो -1, -2, -3 डॉट डॉट, इधर -4 डॉट डॉट जाएंगे तो -6। देखिए जीरो, तो देखो एक तो होता है इधर वाले को सम, धनात्मक संख्या है, और इधर क्या है, ऋणात्मक संख्या। इधर की संख्या धनात्मक, इधर की संख्या ऋणात्मक, यानी जीरो का क्या कंडीशन है, जीरो न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। अगर कभी पूछ दिया जाए जीरो कौन सी संख्या है, जीरो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक संख्या, इधर धनात्मक है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये सब संख्या है क्या, इधर यहाँ 1 से अगर आप ले रहे हैं इधर, तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। क्या पता है कि प्राकृतिक संख्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये प्राकृतिक संख्या है, इधर प्राकृतिक। अगर आप वहीं जीरो को कंसीडर कर लें, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक, ये आपका पूर्ण हो गया। यानी इधर इधर कुछ नहीं होगा पूर्ण में, इधर प्राकृतिक संख्या नहीं। यानी आप क्या देखें कि जीरो से इधर, इधर कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से इधर होगा। यानी ऑप्शन ऑप्शन आपको दे दे चार कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संख्या है, आपको दे दे कि 1, 0, -1, -2, आप हमेशा 1 को करेंगे, इधर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। एक से इधर प्राकृतिक संख्या, जीरो से इधर प्राकृतिक पूर्ण संख्या। अब देखिए, आप दूसरे पढ़े थे कि सम संख्या, तो सम संख्या कौन होगा, 8 पढ़े थे। सम संख्या में क्या, कि सम संख्या जो 2n प्रकृति का हो, यानी वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, ठीक है, सम संख्या ऐसे। यानी सम संख्या इधर, यानी 2 हो सकता है सम संख्या, 4 हो सकता है, इसी तरह 6 होगा, 8 होगा। यानी इधर के सभी धनात्मक संख्या, सभी संख्याएं सम संख्या नहीं हो सकते। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो सम संख्या। उसी तरह देखिए विषम संख्या आपने पढ़ा, विषम संख्या क्या था, 2n+1 प्रकृति का, जिसमें आ रहा था 1, 3, 5, 7। ये 1, 3, 5, देखिए 1, 3, यहाँ होगा 5 होगा आपका 5, ये सब विषम संख्याएं हैं, सब विषम संख्याएं हैं। अब दूसरा आपने क्या पढ़ा, एक पढ़ा आपने पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में क्या आपने पढ़ा, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, -1, -2, -3 डॉट डॉट, ये सभी पूर्णांक संख्या है। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, यानी नंबर लाइन पर जितने संख्याएं हैं जो सिर्फ इस तरह डिजिट में, पॉइंट में, दशमलव में नहीं है, वो सभी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5।
उसके बाद आपने पढ़ा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। यानी यानी मानिए कि आप 10/2 है, 10/2 यानी इसको 5 करेंगे तो 5 यहाँ पे है, यानी वो पूर्णांक संख्या आपका परिमेय संख्या हो सकता है। मानिए 10/3 है, या ऐसे मानिए 15/10 है। तो 15 क्या है, p है, एक q है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, p q पूर्णांक है क्योंकि पूर्णांक में आएगा, यानी एक एक परिमेय संख्या है। परिमेय इसको क्या करेंगे, 1.5 है 15/10, नहीं 1.5 कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, तो बीच में 1.5, 1 है 2 है तो बीच में 1.5 होगा, यानी इसको क्या होगा 15/10। नंबर लाइन में 15/10 कहाँ है, तो 15/10 यहाँ पे है। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी तरह सभी संख्याएं इसी नंबर लाइन पे आपको एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो प्रदर्शित किया जा सकता है, बशर्ते वो ध्यान रखना होता है कहाँ, जैसे 15/10, 15/10 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का पोजिशन है यहाँ 1.5। उसी तरह अपरिमेय संख्या, तो √3, √2, √2 का क्या वैल्यू होता है, 1.3 समथिंग होता है। 1.3 कहाँ आएगा, 1.3 आएगा मानिए यहाँ पे 1.5 है तो 1.3 होगा, यानी 1.3 है, यानी क्या है, ये √2 का वैल्यू है, और √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या भी इसी पे लाइन पे है। ठीक, तो परिमेय संख्या अपरिमेय हो। अभाज्य संख्या आपने पढ़ा, तो अभाज्य संख्या क्या है, जिसका दो गुणनखंड हो, यानी 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। देखिए 2 भी है, 3 भी है, 5 है, 7 भी आएगा, अभाज्य भी। भाज्य संख्याएं हो, भाज्य संख्या 8, 6, 8, 12, ये भी इसी पे आएगा। यानी सभी संख्याएं जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सभी संख्याएं आपको प्रदर्शित किया जा सकता है इस नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये आपका एक ब्रीफ रहा जो अभी तक आपने पढ़ा। चलिए, दो कंसेप्ट और है जो बेसिक में जानना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, ताकि ये काफ़ी ज़रूरी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो एचसीएफ निकालने के लिए पूछेगा, जिसका मैं करेंगे। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, नहीं फैक्टर होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी संख्या, बड़ी होना चाहिए, बड़ी संख्या होती है जो उनमें प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित कर। यानी मान लीजिए कि अगर 12 और 18 का अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, कोई संख्या मानी 12 18 का एचसीएफ क्या होगा, निकाल लीजिए। छोटा क्लास में जैसे आप करते थे, 12 100 2 टाइम्स 100, यानी एचसीएफ क्या हो गया इसका, एचसीएफ। तो बोल क्या रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी संख्या होती है जो उनमें प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित कर सके। यानी 6 अगर इसका एलसीएम है तो क्या करेगा कि मानिए आपका ये 12 है और ये 18 है, इस दोनों का एलसीएम 6 है, यानी 6 है, तो क्या कर लिख रहा है, प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित, यानी ये इसको भाग देगा और ये इसको भाग देगा। 6 दूना क्या, इसको काटेगा तो क्या होगा, 6 दूना 12, 6 तिरका। यानी एचसीएफ वह संख्या होता है जो दिए हुए संख्या को विभाजित करता है, यानी उसको भाग करता है, ना कि ये यही हो, यही लिखा हुआ ये। छोटे क्लास में आप लोगों ने ये वाला डिफिनेशन पढ़ा हुआ होगा, लेकिन इस क्लास में, तो 10th क्लास में आपको पढ़ना है, इस चैप्टर में ये वाले थ्योरी, ये वाला परिभाषा का उपयोग काफ़ी किया जाए, तो इसको आप ध्यान देंगे। दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा उनमें उभयनिष्ठ, एक तो उभयनिष्ठ टर्म है, अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। गुणनफल भी इम्पोर्टेंट। देखिए, जब पढ़ने के समय ना आप छोटे छोटे बातों को ध्यान रखें, वो कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है, और जब आप कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है तो रटने की जरूरत नहीं होता है। जो लास्ट में आपको कहा जाएगा कि रट लीजिए, ये कर लीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। जब समझ लेंगे तो अपने ऑटोमेटिकली वो एक फ्लो में चलता है, और कंसेप्ट जब क्लियर है तो आपको रटने की जरूरत। ठीक, क्या आइडिया, दो या दो से अधिक संख्या, ऐसा क्या दो संख्या का निकाल सकते हैं, उनमें उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को बोलते हैं कॉमन। अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, गुणनखंड जो निकलेगा वो अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 8 है,
8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है? 2:2 2 दूना 4 दूना 8। आप तो ये भी कह सकते हैं ना, 2 दूना 8 तो ये भी है। तो देखिए 8 जो इसका लिखे गुणनखंड के 2 × 4, तो 2 तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। 4 क्या अभाज्य संख्या है क्या? 4 नहीं, 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, यानी 3 गुणनखंड हो गया, जबकि अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होता है। यानी एक आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ, ये भाज्य संख्या। ए वाला जो गुणनखंड लिखेंगे, ए नहीं में नहीं होगा, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, ये वाला चलेगा। 2:2:2, 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड, यानी किसी भी संख्या का मसा निकालना होगा तो उसको पहले अभाज्य गुणनखंड में निकाल लेंगे, उसके बाद का आगे का प्रोसेस। एक तो उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक के सबसे छोटे घात होना चाहिए। चलिए इसी को देख के बताते हैं। देखिए 12 है, 12 है, 12 का क्या कर सकते हैं आप? अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो गुणनखंड के लिए वही जो आप, अगर आपका ऐसे नहीं काम, जैसे हम तो ऐसे लिख सकते हैं 2:2:2:3, 2 दूना 4 3 12, अब 18 है, 2:2:3:3, 3 दूना 6 3 18। हम ऐसे कर लिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे, तो आप ये कर लीजिए ना, करिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? 2 छक 12, फिर 2 से करें 3, 2:2:3 आ गया, तो लिखे हुए हैं 2:2:3, ठीक। 18 का नहीं आ रहा है तो 18 का भी कर लीजिए। 2 टाइम्स 2 9, 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 3 क्या है? 2:3:2 खंड निकालें, यहीं 2:3:3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले दिए हुए संख्या का आप गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, ये नहीं। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:9, भी तो 18 ही है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2:6, भी 12 लिख रहा है, लेकिन क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? नहीं है, क्योंकि 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है और 6 से भी कट सकता है। इसी तरह 9 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 9 से कट सकता है, यानी ये अभाज्य नहीं है। यानी हमेशा आपको अभाज्य संख्या में, ठीक है। अब देखिए उनमें उभयनिष्ठ, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, हाथ में लिखिए, जैसे 2:2 है तो क्या होगा? 2 के पावर 2 गुना 3, ठीक है, 2 गुना 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। उनमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन देखना है, कॉमन क्या है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन तो इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, कॉमन दोनों है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे छोटे घात का गुणनफल होता है, यानी एसकेप अगर हमको इसका निकालना है, एसकेप 12 18 का भाषा बोलता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड पहले खोजिए, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 भी हमारा उभयनिष्ठ है गुणनखंड, और हमारा 3 भी उभयनिष्ठ है। पहले देखिए ऐसे, अभाज्य गुणनखंड 2 हो गया, उसमें सबसे छोटे घात चुन। देखिए इसमें 2 के पावर 2 है, 2 के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो सबसे छोटा घात कौन सा है? 2 के पावर 1। उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद कौन सा? 3 है, 3 कॉमन है, कॉमन अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटा घात कौन है? 3, 3 के पावर 1 1, देख रहे हैं 2 × 3 = 2। यानी आपने क्या देखा, एचसीएफ 12 18 अगर हम भागफल वाला विधि से बनाते हैं तभी हमारा 6 आया, और हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं, यानी ये पहला वाला डिफिनीशन जो है वो हम छोटे क्लास में पढ़े हैं, जो भागफल विधि से बनता है, ये वाला डिफिनीशन हमें अभाज्य गुणनखंड से ये वाले विधि से आपको बनाना होगा, आगे ये काम आएगा। एचसीएफ निकालना हो गया। देखिए अब आगे देखिए, जैसे 12 15 21 का एचसीएफ निकालिए, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तो 12 15 21 का क्या हो?
एक तो आप छोटे क्लास में कैसे करते थे, जो सबसे छोटा है 12 तो 15 से कर दिए, 12 एकम 12, 3 और फिर 12 दिए, जो का 12 कट गया यानी 3, 3 हुआ और 3 से भी फिर 21 में दे देंगे, 3 सते 21 कट गया यानी औसा आपका क्या हुआ 3। ये आप बच्चा वाले मतलब छोटे क्लासों में आप ऐसे करते थे, लेकिन यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको इस चैप्टर में करना है। कैसे करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 12 का, 12 का क्या करें, 2 दूना 4 दिए हैं 12, 15 का कैसे निकालेंगे, 2 से तो होगा नहीं, 3 इंटू 5, 21 का कैसे निकालेंगे 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, परिभाषा क्या था कि पहले तो कॉमन देखेंगे, कॉमन पहले इसको हाथ में लिख देंगे, तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, ठीक है, 3 के पावर 1, 5 के पावर क्या है, 3 के पावर 1, 7 के पावर 1। अब एचसीएफ निकालना है हमें, 12, 15, 1। तो पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये 2 कॉमन नहीं है। 3 देखेंगे, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें में, 3 कॉमन है। 5 एक में है, 5 इसमें, इसमें नहीं है यानी वो कॉमन नहीं है। 7 इसमें, इसमें नहीं है, इसमें कॉमन नहीं, यानी मेरा कॉमन सिर्फ 3। तो बोल रहा है कि कॉम आप तो पहले उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक का सबसे छोटा घात लेना है, यानी 3 कॉमन है, 3 का सबसे छोटा घात क्या है, सब में एक ही है, छोटा मेरा एक ही। अगर भाई यहाँ 2 3 रहता है, 2 रहता है, यहाँ 1 रहता था, सबसे छोटा 1 होता है, 3 मेरा ये होता, यानी एस सी एफ क्या है 3 निकला। देखिए सी एफ यहाँ भी 3, यानी आप जो छोटे क्लासों में पढ़े हैं से भी निकालिए एस सी एफ मसा, वो भी 3 देता है, हमारा आवाज गुणनखंड विधि ये भी 3 देता है। तो आप करेंगे कि ये वाला मेथड क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जब ये छोटा छोटा नंबर है तब तो आप डिवाइड कर ले रहे हैं, मानिए बहुत बड़ा नंबर आ जाए, मानिए ये नंबर है 12, 55, 55, 1, 3 इतना का, और 72, 75 समथिंग, जो ये दोनों का एस निकालिए। अब इतना से डिवाइड करना संभव है, लेकिन इतना काम ये एल्गोरिदम इसकी अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में, तो आप बहुत सारा कैलकुलेटर एस सेम सॉल्व करके देता है, इसी मेथड से वो सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट वो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकलेगा, कॉमन देखेगा। अब देख लीजिए एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी संख्या, यानी वो छोटी, वो बड़ी होता है, छोटी संख्या उनमें प्रत्येक के द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो प्रत्येक के द्वारा विभाजित हो जाए। जैसे एलसीएम कुछ निकलेगा, एलसीएम जो नहीं गए उससे सब संख्या, एलसीएफ में क्या था कि एचसीएफ दिए हुए संख्या को डिवाइड करता था, इसमें होगा कि एलसीएम इस सब को डिवाइड करेगा, तो ये संख्या एक डिफिनीशन ए हो गया। दूसरा डिफिनीशन क्या है, दो या दो से अधिक, जो इंपॉर्टेंट है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा उनके सभी, सभी देखना है, अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक के सबसे बड़े घात का गुणनफल, यानी एलसीएम में कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड से, पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, का सभी अभाज्य चाहिए, यहाँ कॉमन की जरूरत नहीं है, यहाँ सबका लेंगे, सबका अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक बड़े घात का लेंगे, छोटा घात था। तो इस क्वेश्चन को देख लें, एलसीएम निकालना है आपका। एक तो आप छोटा वाला मेथड अप्लाई कीजिए पहले, 15 आप कैसे करते थे, 3 से नहीं 5 से हो जाएगा, 5 पे 5, 5 3 या 5 4, ठीक है, 15 पाँचों को भी। अब क्या हो जाएगा 5 गुना 3, 15 चौको 60, 60 एलसीएम, एलसीएम इसका कितना है 60। इसका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ कैसे निकालिएगा, 5 15 कीजिएगा, 3 5 3 15 कट जाएगा, 5 30 पाँचों को 30 कट जाएगा, एलसीएम, ठीक। एलसीएफ एचसीएफ आ रहा है, एचसीएम आ रहा है 60 और आपका एचसीएफ आ रहा है 5। अब अभाज्य गुणन ये आप बेसिक वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लिए जो छोटे क्लास में था। अभी देखिए अब क्या करना है, तो 5 है का आप कर लीजिए, क्या 1:5 है, 15 है,
क्या हो सकता है, 3:5 हो सकता है, 20 है, 2 2 4, 2 दूना 4 और 4 5 5। ठीक है, अब इसको सबको घात में लिखिए तो कुछ नहीं है, तो 1 × 5, 3 × 5, ठीक है, 2 के पावर 2 गुना। ठीक, अब क्या पढ़ें, अगर हमको एलसीएम निकालना है दिए हुए संख्या का, एलसीएम के लिए क्या डेफिनेशन बोल रहा है कि सभी अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक के सबसे बड़े घात का गुणनफल लेना है, सभी अभाज्य गुणनखंड का लेना है। अभाज्य गुणनखंड एक एक, तो एक से तो कुछ होता नहीं है, नहीं 5, पहला देखिए 5, तो 5 का है, पहले छोटा वाला के देख लीजिए, यानी 2 का है, तो 2 का क्या हो गया, 2 है एक गुणनखंड, तो सबसे बड़ा घात इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ कॉमन की बात है नहीं कि इसमें भी देखना है, हमको 2 का देखना है, तो 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, 2:2। 2 के बाद कौन सा संख्या है, 3, 3 में इसमें नहीं है, यानी एक ही है, एक पावर 1 है, यानी सबसे बड़ा घात 1 है। उसके बाद क्या है, 5, 5 का सब में पावर क्या है, 1 है, 5 का पावर 1, यानी 2 दूना 4 गुना 3 गुना 5, यानी 4 3 12 25 60। एलसीएम यहाँ भी 60 आ रहा है, आपने मेथड से भी निकाला था, यहाँ भी 60 आ रहा है, नहीं एलसीएम से। इसी तरह एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ के लिए अब आगे कुछ नहीं करना है, इसी से हमको यूज कर लेना है। एचसीएफ के लिए क्या था कहानी, एचसीएफ में कह रहा था कि उभयनिष्ठ पहले चेक कीजिए, तो उसमें उभयनिष्ठ कौन सा है, यानी एक है तो एक तो छोड़ दीजिए, एक का तो कोई इशू होगा नहीं, यानी इसमें 5 देखिए, इसमें भी है 5, इसमें भी है 5, इसमें 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं, यानी कॉमन एक ही 5 है, यानी कॉमन गुणनखंड कौन है, 5। अब उसमें क्या था, छोटी घात देखना है, सबसे छोटा घात क्या है, सब में एक ही है, एक ही है, ये क्या आ गया, 5 आ गया। यानी आप देख लेना है क्या कि एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए ये अभाज्य गुणनखंड। देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, समराइज कर दे रहा हूँ मैं। देखिए अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं, आपको एक एचसीएफ निकाल, एक तो अभाज्य गुणनखंड देखना है, और दूसरा देखना है आपका घात देखना। देख लीजिए, जब एलसीएम आपका निकालना है तो एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड का कौन कौन से गुणनखंड को लेना है, सभी, यानी प्रत्येक गुणनखंड, प्रत्येक गुणनखंड को लेना है, जबकि एचसीएफ में लिए क्या लेगा, उभयनिष्ठ को लेना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेना है। ठीक, इसमें देखिए, इसमें एलसीएम में पर क्या, एलसीएम में फिर क्या लेना है, एलसीएम में लेने के लिए आपका सबसे बड़ा घात लेना है, बड़ा घात लेना है, ये क्या लेना है, छोटा घात लेना है, घात यानी पावर। ठीक है, तो याद रखना है एलसीएम में प्रत्येक का लेना है, जबकि एचसीएफ में सिर्फ कॉमन जो रहेगा उसी का गुणनखंड। एलसीएम में बड़ा घात, एचसीएफ में छोटा घात, कैसे याद रखेंगे, देखिए एलसीएम एल है, एल से क्या होता है, लिस्ट, छोटा, लेकिन इसमें घात लेंगे बड़ा। एचसीएफ हाईएस्ट, नहीं इसमें है हाईएस्ट, लेकिन इसमें घात लेंगे छोटा। ठीक है, नहीं एलसीएम में एल है लिस्ट, घात लेंगे बड़ा, एचसीएफ में एच है हाईएस्ट, लेकिन एक घात लेंगे छोटा, एचसीएफ में उभयनिष्ठ लेंगे, प्रत्येक को लेंगे। ठीक, बहुत सारा है, आप ये करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नोट है देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में कई क्वेश्चन इससे पूछा भी जाएगा आगे भी। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 1 है, दो लगातार संख्या कोई भी संख्या मान लीजिए, 5 हो 6, इसका अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा, या मान लीजिए 1000 है, 1001 है, इसका एचसीएफ निकालिएगा तब भी 1 आएगा, यानी दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ 1 आएगा। यानी आप इसको ऐसे लिख, ए और A+1, अगर आपको ऐसे कभी पूछ दे एचसीएफ बताइए, ए और A+1 का एचसीएफ क्या होगा, तो हमेशा 1 होगा।
एक संख्या और दो लगातार संख्या। दो लगातार संख्या का एचसीएफ हमेशा, दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ 2 होता है। दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है और दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएफ। देखिए, दो लगातार एचसीएफ, दो लगातार सम संख्या, सम यानी 4 और 6 लगातार होना चाहिए। ये नहीं कि देखिए एचसीएफ कौन है, 2 2 4 8 10, ये सम संख्या है। तो लगातार सम संख्या ए है दोनों। ए देखेंगे तो ए दोनों लगातार है, 10 के बाद ये 12 होगा। ये नहीं कि 2 और 6 कैसे निकालेंगे तो 2 होगा, ऐसा नहीं। हमेशा वो लगातार सम संख्या होना है, इस पे गौर कीजिएगा, लगातार है। विषम संख्या है तो यानी विषम संख्या क्या, 3 हो गया तो 5 हो गया लगातार। इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो भी 1 होगा। और दो सअभाज्य, तो डिफिनेशन में ही था, सअभाज्य उसी को बोलते हैं जो दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है तो सअभाज्य होता है। यानी कहीं आपसे पूछ दे सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, दो अभाज्य गुण संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। अगर मान लीजिए दो अभाज्य संख्या है जैसे 3 और 5, 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, एलसीएम कैसे निकालेगा, 3 और 5 नहीं कटेगा, 5। दो अभाज्य संख्याओं का उनका गुणनफल होता है यानी मल्टीप्लाई। कभी भी दो संख्या आए और अभाज्य दिखा, लेकिन मान के करिए कोई दो अभाज्य P1 और P2 बोले कि ये अभाज्य संख्या है, इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम का हमेशा P1 P2 का गुणनफल हो जाता है। दो अभाज्य, दो आपका अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछे तो हमेशा वो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है यानी गुणनफल होता है, और दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो 1 होता है। तो देखिए अब इसको आप समराइज कीजिए। ऐसा देखिए एचसीएफ 1 कब कब होगा, जब लगातार संख्या, जब दो लगातार संख्या है तो एचसीएफ 1 हो। जब विषम संख्या हो, लगातार विषम संख्या, जब लगातार विषम संख्या हो तब उसका भी एचसीएफ 1 होगा। जब आपका अभाज्य संख्या हो, उसका भी एचसीएफ 1 होगा। जब आपका अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या, यानी एचसीएफ 1 कब कब हो रहा है, जब दो लगातार संख्या हो, दो लगातार विषम संख्या हो, दो अभाज्य संख्या हो और दो अभाज्य संख्या, एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ 2 कब होता है, जब वो दो लगातार सम संख्या हो। तो एचसीएफ 1 देखना है, एचसीएफ 1 कब होगा, एक 4 कंडीशन में होता है। कब कब, जब वो आपका लगातार दो लगातार संख्या हो, दो लगातार विषम संख्या हो, दो अभाज्य संख्या हो और दो अभाज्य संख्या, ऐसा संख्या रहे तो हमेशा एचसीएफ। और अगर दो लगातार सम संख्या है तो F2, हमेशा ऐसे याद रखें कि एचसीएफ 1 कब कब होता है, 4 कंडीशन। एचसीएफ 1 के लिए 4 कंडीशन कौन कौन, दो लगातार संख्या, दो लगातार विषम संख्या, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य। और जब दो लगातार सम संख्या हो तो उसका एचसीएफ 2 होता है। अब एक ने आपने एलसीएम देखा, दो लगातार संख्या का एलसीएम क्या होगा, तो वो मल्टीप्लाई होगा। अगर A1 है और A2 दो लगातार संख्या है तो उसका मल्टीप्लाई होगा एचसीएफ। देखिए अब इस एक देख लीजिए प्रमेय और एल्गोरिदम क्या होता है। आप कई बार प्रमेय प्रमेय सुने होंगे और 8 और 9 क्लास में भी प्रमेय सिद्ध किए होंगे और उस प्रमेय का उपयोग भी आगे किए होंगे और अभी भी करेंगे।
तो प्रमेय क्या है देख लीजिए। थ्योरम, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है तथा जिसे अन्य कथन में को सिद्ध करने में प्रयोग किया जा सकता है। यानी थ्योरम क्या होगा? थ्योरम कुछ नहीं है, थ्योरम एक सिद्ध किया हुआ, यानी किसी वैज्ञानिक ने थ्योरम को सिद्ध कर लिया और उन्होंने देखा, सिद्ध किया और उन्होंने एक कथन लिख दिया। मीन्स थ्योरम क्या है, यानी प्रमेय क्या है? तो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका हम उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए। आपने त्रिभुज के बारे में सर्वांगसम त्रिभुज प्रमेय पढ़े होंगे, समरूपता त्रिभुज कई प्रमेय पढ़े होंगे। देखते हो, दो चार प्रमेय को सिद्ध करते थे। जब हम अन्य क्वेश्चन को सिद्ध करते थे तो उन प्रमेय का उपयोग करते थे कि हाँ भुजा भुजा और एंगल है, एंगल साइड, आपका साइड एंगल साइड है, तो आप ये सर्वांगसम होगा या समरूप त्रिभुज होगा। तो ऐसे प्रमेय हुआ। एल्गोरिदम क्या है? ये सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला है। यानी क्या है? प्री डिफाइंड स्टेप्स है, एक चरण है। यानी हम आपको बतला दिए कि ये पहले काम कीजिए, एक कीजिए, एक कीजिए, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होता है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने, किसी भी संख्या, मान के लिए एचसीएफ ही हम निकाल रहे हैं, एक क्या एचसीएफ निकालना एक समस्या है, इस समस्या का समाधान चाहिए हमें। समाधान करने के लिए हमने एक एल्गोरिदम बनाया और एल्गोरिदम का स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, उस स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका एचसीएफ चल जाएगा, समाधान हो गया। समस्याओं को हल करने का विधि प्रदान करता है। ठीक, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के बारे में कई बार सुने होंगे, कंप्यूटर जितना सब एल्गोरिदम में हम स्टेप बता देते हैं। हाँ, एक कमांड मेरे पास आया, ऐसे हमने बता दिया कंप्यूटर को, एक अगर जाए तो समझो एप्पल, अगर एक उसको बोल दोगे आलू समझे तो वो आलू समझे। वो कमांड होता है, वो पहले से हमने स्टेप उसको बताए हुए रहते, ये एल्गोरिदम। देखिए, अभी तक जितने आपने पढ़ा सभी बेसिक्स का उपयोग इस चैप्टर में, जो अब यहाँ पे एक पहला प्रमेय आने वाला है, इस प्रमेय से आपका शुरू हो रहा है बेस, आपका मेन चैप्टर। अभी तक जितना पढ़ा बेसिक था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके बिना ये सब समझ में नहीं आएगा। तो फिर मैथ है, मैथ रट रट नहीं सकते तो सब्जेक्ट को थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं कि चलो याद कर लें, तो यहाँ पे नहीं, अगर समझ जाते हैं 100 में 100 भी मार्क्स आता है, नहीं समझेंगे तो 100 में 0। इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। अब से जो शुरू हो रहा है वो आपका मेन जो चैप्टर का डिमांड है